Hey guys, so we're starting with our next topic, chemistry for NEET rapid revision में ये इसके साथ हम लोग आज ये वाला जो चैप्टर है वो एंड करने वाले हैं। उसके बाद हमारे क्वेश्चंस आएंगे। तो बहुत ही इजी सा एक टॉपिक जो रह गया वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। मुझे पता है कि सबको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत ही अच्छे से आती है, तो ये जस्ट एक रिवाइज हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो लेट्स गो ऑन टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 6। क्या क्या हम इसमें करेंगे आज? हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कोर्स करेंगे, फिर उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में वेदर द कंपाउंड गिवन टू यू इज पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंड हाउ डू वी सी दैट क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, दैट ऑल्सो वी गोइंग टू डू। एंड वी विल ऑल्सो सी कि अगर आपको कोई एटमिक नंबर दे दिया है तो उसका ग्रुप और पीरियड जो है वो कैसे लोकेट करना है। सो ये तीन चीज़ें हम आज वाले उसमें टॉपिक में करने वाले हैं। सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी आर गोइंग टू गो ऑन टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में यू नो दैट देयर आर सर्टन रूल्स विच वी हैव टू फॉलो in order to fill the orbitals. So इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में फर्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है उसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनके चारों quantum numbers same नहीं होते. It is impossible for two electrons of an atom to have all its four quantum numbers same, या an orbital can accommodate at the maximum of two electrons and that too with opposite spins. So इसका मतलब इसमें से अगर हमको maximum number of electron in a shell calculate करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? maximum number of electrons in a shell that is 2n square. Second, maximum number of electrons in a subshell, जैसे फॉर एग्जाम्पल S है तो उसमें 2 होंगे, P में they are going to be 6, D में they are going to be 10 and F में they are going to be 14. So this is conclusions of the Pauli's exclusion principle. और ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर इक्वल टू 2 एंड दैट टू विद ऑपोजिट स्पिन्स। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है दैट इज द ऑफ बॉ प्रिंसिपल। सो व्हाट डज द ऑफ बॉ प्रिंसिपल टेल अस? अकॉर्डिंग टू द ऑफ बॉ प्रिंसिपल, ऑफ बॉ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो ऑफ बॉ प्रिंसिपल में हम लोग बोलते हैं कि वी आर गोइंग टू fill up the electrons in order of increasing energies. So if we have 1s, we have 2s, 2p, we have 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, and we have 5s, 5p, 5d and 5f. तो सबसे पहले हम लोग 1s को फिल करते हैं, फिर 2s को, देन 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s एंड सो ऑन। नाउ इसके लिए इस प्रिंसिपल को एड ऑन करने के लिए देयर वाज अनदर रूल विच वाज गिवन बाय Bury, which is known as the Bury rule. It is also known as the n plus l rule. So जो n plus l rule बोलता है कि जिस भी ऑर्बिटल का या जिस भी सबशेल का n plus l की वैल्यू कम आती है उसको हम पहले फिल करते हैं। ओके, सो सबशेल विद लोअर वैल्यूज ऑफ nl दैट इज गोइंग टू पोजेस लोअर एनर्जी लेवल। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पोटेशियम ले रहे हैं तो पोटेशियम का हम ले रहे हैं 19th इलेक्ट्रॉन। सो पोटेशियम का जो 19th इलेक्ट्रॉन होगा उस पर 4s हमको फिल करना है, राइट? तो 19th इलेक्ट्रॉन मीन्स कि ईदर वी कैन फिल अप 4s और वी कैन फिल अप 3d। अब 4s में
वी आर टॉकिंग ऑफ पोटेशियम का 19th इलेक्ट्रॉन गाइज. सो 4s में n प्लस एल की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस 0, और इस पे आ गई 3 प्लस 2. So this is equal to 4 and this is equal to 5. So we are going to put the 19th electron in 4s rather than 3d. Right? So the same what Aufbau principle also is telling us the same. Now अगर n plus l value suppose दो ऑर्बिटल्स की सेम आ जाती है, तो जिसकी लोअर वैल्यू ऑफ n होगी उसको हम लोग पहले फिल करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेकिंग द 21st इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम, so 21st electron of scandium can enter into 4p and it can also enter into 3d. so 4p की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 plus 1 which is equal to 5 and 3 plus 2 which is also equal to 5, but यहाँ पे n की वैल्यू कम है, so therefore we are going to fill up 3d before filling up 4p. Then we have the fourth rule, which is the Hund's rule of maximum multiplicity. Now this rule says that the pairing will not take place until all the orbitals of a degenerate set is singly filled. राइट? तो तब तक पेयरिंग हम इसकी नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं. अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लिखते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी 1s2 2p2 सॉरी 2s2 एंड 2p3. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. सो अगर ऑर्बिटल पिक्चर इसकी लिखे तो 1s इज गोइंग टू बी, ये आ गया, 2s इज गोइंग टू बी. What happens in case of 2p? So 2p में there are 3 orbitals and there are 3 electrons. So पहले हर एक जो orbital है वो singly filled होगा. Only then we are going to pair it. Okay. So this is correct. But अगर in case आपको question में इस तरह से दिया हुआ है electronic configuration, then this is going to be wrong. So this is Hund's rule of maximum multiplicity. Based on this, all the electronic configurations, they are going to be done. आपको anomalous configuration of copper and chromium, I am sure कि आप लोगों को already पता है कि अगर हम लोग chromium की electronic configuration लेते हैं तो chromium की electronic configuration that will be argon 3d5 4s1. This is to give extra stability for half filled. और copper की क्या है, argon 3d10 4s1. So half filled and fully filled electronic configurations जितनी भी होती है, they are going to have extra stability. So that is the reason why इनकी जो electronic configuration है that is going to be anomalous. Then we come to magnetic properties. We are not doing the electronic configuration of each and every element. You have to follow the rules and do the electronic configuration. So we are going to magnetic properties. अब जो भी substances होते हैं उनको अगर हम लोग magnetic field में रखें तो वो अलग अलग तरह से behave कर सकते हैं. तो depending upon that हमारे पास जो first आते हैं they are paramagnetic. तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हो गए, जिनके मॉलिक्यूल्स आयंस या एटम्स उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो पैरामैग्नेटिक होंगे. और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है. ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं दे आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड. सो दीज आर अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड. They have unpaired electrons. Greater the unpaired electrons, greater is the paramagnetic character.
greater the paramagnetic कैरेक्टर. ओके, सो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं. अब इसमें जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करेंगे तो ये अपना मैग्नेटिज्म लूज कर जाते हैं. सो दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. देन वी कम टू डायमैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जितने भी होंगे दे आर गोइंग टू बी रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. तो इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. दे हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो गया NaCl, या हम लोग ले रहे हैं NO2. सो इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं. सो दे आर गोइंग टू बी डायमैग्नेटिक, एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस दे आर रिपेल्ड बाय द magnetic field, right? Then after that we come to ferromagnetic substances. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से हुए? वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो कि सॉलिड स्टेट में अट्रैक्ट होते हैं बाय द मैग्नेटिक फील्ड और अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को या मैग्नेटिक कैरेक्टर को रिटेन करते हैं अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें तब भी. ठीक है, एग्जाम्पल विच वी कैन टेक ओवर हियर इज आयरन. तो आयरन को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है. उसके बाद अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे तब भी वो मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा. Please remember that ferromagnetism that is not observed in solution state. It is not observed in solution state. So अगर आपको solution दिया है कोई और बोला है कि फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो फेरोमैग्नेटिक तो पहले ही कट गया क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सॉल्यूशंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो सॉल्यूशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते. नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट द टोटल स्पिन एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट? इस पे भी मैंने देखा है काफ़ी टाइम क्वेश्चन आता है. टोटल स्पिन एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. नाउ टोटल स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन की s, दैट इज गिवन बाय हाफ इंटू n, जहाँ पे n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, number of unpaired electrons, right? Now if you want to calculate the spin magnetic moment which is given by mu, so that can be calculated as (4s s plus 1). So this is the formula to calculate the spin magnetic moment of an electron. इसमें हम लोग ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को कंसिडर नहीं करते हैं, राइट? सो दिस इज योर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. फिर उसके बाद अगर कई बार होता है कि आपको एटॉमिक नंबर दे दिया है और उन्होंने बोला है कि अच्छा लोकेट करो कि ये कौन से पीरियड में है या कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट नंबर 1 और इन ऑर्डर टू लोकेट द पीरियड, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी करेंगे तो उस पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कुछ केसेस ले लिए अंडर स्टडी, एटॉमिक नंबर 7, 12, 17, ओके लेट्स से 19, 24, 27, 30 एंड 36. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू लोकेट द पीरियड 7 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आ गई 1s2, 2s2, 2p3. तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड पीरियड. ठीक है, 12 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s2, 2s2, 2p6,
3s2. So this is the third period. 17 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So this is again going to be the third period, right? फिर 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s1. So ये क्या आ गई? फोर्थ पीरियड, राइट? सो इस तरह से जिस भी उसमें शेल में, मेन शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वही आपका पीरियड होगा. सो दिस इज 19 इज गोइंग टू बी योर फोर्थ पीरियड. फिर उसके बाद 24 भी फोर्थ पीरियड आ जाएगा, 27th भी फोर्थ पीरियड आता है, 30 भी फोर्थ पीरियड आता है और 36 भी फोर्थ पीरियड आता है. नाउ व्हेन यू वांट टू लोकेट their block in group, so second is how will you locate the block in group? तो ब्लॉक और ग्रुप को लोकेट करने के लिए अगर हमें एस ब्लॉक को लोकेट करना है तो एस ब्लॉक दैट इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी NS1 और NS2. ठीक है, अब यहां पे जो NS1 है दैट इज गोइंग टू बी ग्रुप 1, NS2 is going to be group 2. All right. Now, when we're talking of P block, P block में आपके पास NS2 NP1, which is going to be group 13, NS2 NP2, which is going to be group 14, NS2 NP3 is going to be group 15, NS2 NP4 is going to be group 16, NS2 NP5 is going to be group 17 and NS2 NP6 is going to be group 18. Okay, then we come to the D block. अब D block में हम लोग किस तरह से देखते हैं कि कौन सा हमारा एलिमेंट D block में फॉल करता है. तो NS1 NS2 हो सकती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बट फॉलोड विद D1 to 10. ओके, सो ओवर हियर अगर हमारे पास लेट्स से D3 आ गया तो D3 मीन्स इट इज गोइंग टू बी द थर्ड ग्रुप. और यू कैन से दैट D1 अगर हम लोग ले रहे हैं दैट इज द थर्ड ग्रुप. D2 is going to be the fourth group. D3 is going to be the fifth. D4 sixth. D5 seventh. D6 eighth. D7 is 9. D8 is 10. D11 D9 is going to be 11 and D10 is going to be the 12th group. Okay, F block elements में remember कि element with atomic number 58 to 71 they are present in the F block. Okay, so this is how you can just locate the group by looking at the electronic configuration. और इसी के साथ आज हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम गाइज. कल हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, सो जस्ट बी ट्यून्ड.